ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ गैस की अनुगतिक समीकरण। गैस की अनुगतिक समीकरण ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। और इसमें जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें जो ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और ये डायग्राम आपको दिखा रखा है 3D में, मतलब 3D में त्रिविमीय में दिखा रखा है। मतलब ये डायग्राम आपको इस प्रकार से दिया हुआ होगा, इस प्रकार से दिया हुआ, और इसमें क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और मैंने क्या किया, इस डायग्राम को 3D में दिखा दिया। किस में दिखा दिया? तो 3D में दिखा दिया। तो ये 3D में दिखा दिया तो मतलब यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूं, इस पॉइंट पर कोई क्या मान लेता हूं, इस पॉइंट पर मैं कोई गैस का कण मान लेता हूं। क्या माना? कोई गैस का कण माना। और इस गैस के कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है सर? m द्रव्यमान। मतलब इस संपूर्ण एल लंबाई वाले घनीय बर्तन का जो द्रव्यमान है वो कितना? कैपिटल एम है। और मैं बात कर रहा हूं एक गैस अणु की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक गैस अणु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। और इसकी तो ये तो कौन सी एक्स होगी? एक्स होगी। ये वाई एक्स होगी और ये जेड एक्स होगी। और इस दिशा में ये माइनस एक्स होगी। और वाई की इस दिशा में क्या होगी? माइनस वाई होगी। और जेड की इस दिशा में क्या होगी? माइनस जेड होगी। तो क्या लिखा हुआ है? माना कि गैस को एल लंबाई वाले घनीय बर्तन में भरी हुई है। हमारे पास क्या है? कोई एल लंबाई का कोई घनीय बर्तन है, और इस घनीय बर्तन में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और इस घनीय बर्तन को हमने किससे दिखा रखा है? 3D में दिखा रखा है। मतलब तीनों दिशा आपको सभी आपको दीवार दिखा रखी है, सभी दीवार दिखा रखी है, 3D में आपको दिखा रखा है। अब ध्यान से सुनो। माना कि एक गैस का द्रव्यमान कितना m है। ये माना कि हमने एक गैस का कण लिया, और इस गैस का कण का जो हमने द्रव्यमान कितना माना? स्मॉल m माना। और तथा वेग कितना है? v है। गैस का जो कण है वो वेग कितना है? v है। तो संवेग क्या होता है? ध्यान से सुनना। संवेग क्या होता है? तो संवेग में दो नाम आते हैं। तो संवेग में कितने नाम आते हैं? दो नाम आते हैं सर। एक तो आता है स, एक तो क्या आता है सर? स आता है। स का मतलब होता है सहती। स का मतलब होता है सहती। सहती का सर दूसरा नाम होता है द्रव्यमान। दूसरा द्रव्यमान होता है। सहती का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखा है हमने? द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखा है। और सर वेग को किससे लिखते हैं? सर वेग को v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। सर वेग को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। इसका मतलब द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है? यहाँ पर द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर जो संवेग है वो कौन सी राशि है? जो संवेग है वो कौन सी राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका क्या होगी? दिशा होगी। क्या होगी? दिशा होगी। तो हमने जो वेक्टर लगाया, इस प्रकार से तीर का निशान लगाया, ये किसको व्यक्त करता है? दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? दिशा को व्यक्त करता है। तो आगे लिखा हुआ है घनीय बर्तन का क्षेत्रफल। संपूर्ण जो घनीय बर्तन का क्षेत्रफल है, जैसे हमारे पास एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकालते हैं? एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई क्या है? यहाँ पर एल है। दोनों लंबाई और चौड़ाई क्या एल है। तो एक दीवार का कितना आ जाएगा? एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई है तो उसका एल स्क्वायर आ जाएगा। कितनी दीवार नजर आ रही है सर? 6 दीवार नजर आ रही है। कितनी सर दीवार नजर आ रही है? सर इसमें 6 दीवार नजर आ रही है। जैसे कमरे में कितनी दीवार होती है? एक तो ऊपर, एक नीचे, और 4 आमने सामने। 4 क्या होती है? आमने सामने होती है। तो कितनी दीवार होगी सर? 6 दीवार होगी। तो घनीय बर्तन का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा सर? 6l स्क्वायर आएगा। आगे पॉइंट को ध्यान से सुनना। माना कि गैस का जो कण है वो x दिशा में गतिशील है। ये हमने मान लिया। हम क्या मान रहे हैं? जो गैस का जो कण है वो कौन सी दिशा में गतिशील है? x दिशा में गतिशील है। तो गैस के कण का वेग vx होगा। गैस का जो कण का वेग है वो क्या होगा? vx होगा। सर आपने यहां पर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? सर यहां पर आपने वेक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं यहां पर नीचे क्या लिख दिया? vx के यहां पर क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो यह निश्चित हो गया कि जो वेग है वो कौन सी दिशा में? x दिशा में। अगर मैं केवल v लिखता तो यहां पर क्या लगाना पड़ता? वेक्टर लगाना। अगर मैं ये न लिख के मैं क्या लिख लूं? इसको vx लिख लूं। क्या लिख लूं? v।
v का मतलब वेग, x का मतलब x दिशा में वेग, तो इस पर क्या नहीं लगानी पड़ेगी, वेक्टर लगाने की क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमने क्या बता दिया कि जो वेग है वो कौन सी दिशा में, x दिशा में। फिर टक्कर के बाद फिर क्या करेगा, ये बर्तन पर क्या करेगा, टक्कर करेगा। टक्कर के बाद कौन सी दिशा में गतिशील हो गया, माइनस एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में, माइनस एक्स। गैस का कण टक्कर के बाद माइनस एक्स दिशा में गतिशील, कौन सी दिशा में, एक्स दिशा। तब समय क्या होगा, समय क्या होगा, यहाँ पर माइनस वी एक्स होगा। सर यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। फिर हम निकालते हैं संवेग में परिवर्तन। इन दोनों में संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, जो डेल पी एक्स, डेल का मतलब परिवर्तन, डेल का मतलब परिवर्तन, ध्यान से सुनना। यहाँ पर डेल का तो मतलब है परिवर्तन, और पी का मतलब है संवेग, और एक्स का मतलब है एक्स दिशा में संवेग, एक्स दिशा में संवेग। तो एम वी एक्स माइनस माइनस, और ये टर्म किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस एम वी एक्स, और इन दोनों का योग करने पर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इन दोनों का योग करने पर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद ध्यान से सुनना, डेल पी एक्स बराबर आएगा 2mvx आएगा। यहां तक आपको कोई प्रकार की किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ एक्स दिशा में प्रति सेकंड, एक्स दिशा में प्रति सेकंड इकाई लंबाई। इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब होता है वन। मतलब हम क्या देख रहे हैं, लंबाई है वो क्या है, इकाई। लंबाई का जो मान है वो कितना है, इकाई है। तो इकाई लंबाई में होने वाली टक्करों की हमें संख्या देखनी है। तो यहाँ पर इकाई आ रहा है, इकाई हमेशा, इकाई लंबाई हमेशा बटे में आती है। और vx यहाँ पर किसको व्यक्त करता है, टक्कर के बाद के वेग को व्यक्त करता है। किसको बात करते हैं, टक्कर से वेग को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करता है, टक्कर के कारण वेग को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x दिशा में प्रति सेकंड में इकाई लंबाई में होने वाली टक्करों की संख्या vx अपॉन l, मतलब x दिशा की बात कर रहे हैं। कौन सी दिशा की बात करें, x दिशा की बात करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। आगे ध्यान से सुनना, प्रति सेकंड में संवेग में परिवर्तन, प्रति सेकंड में संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए इन दोनों को आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, डेल पी एक्स 2mvx इंटू वी एक्स अपॉन एल। तो हमारे पास समीकरण नंबर एक क्या प्राप्त होगी, डेल पी एक्स बराबर 2mvx स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे। परिणाम सेम है तो गाते जुड़ जाएगी। इनकी दोनों के आधार सेम है तो गाते जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2mvx स्क्वायर हो रहा है, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, एल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से y दिशा में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन निकालते हैं। y दिशा में निकालते हैं प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको x दे रखा है यहाँ पर क्या कर देना है, केवल y कर देना। x के स्थान पर आपको क्या कर देना, y कर देना। बाकी की टर्म क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। इसी प्रकार से z दिशा में प्रति सेकंड, z दिशा में प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन निकालना चाहते हैं। जेड दिशा में प्रति सेकंड संवेग, डेल का मतलब परिवर्तन, पी का मतलब संवेग, जेड का मतलब जेड दिशा में। आपको एक्स के स्थान पर क्या लगा देना, जेड लगा देना। बाकी की टर्म क्या रहने वाली है, सबसे रहने वाली। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। इसके बाद हम क्या निकालना चाहते हैं, सर कुल संवेग में परिवर्तन निकालना चाहते हैं। तो मैं कुल संवेग को किससे लिख दूं, डेल पी से लिख दूं। कुल समय को मैंने किससे लिखा है, सर डेल पी से लिखा है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल पी एक्स प्लस डेल पी वाई प्लस डेल पी जेड। ये मान पुट कर दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर कुल संवेग आ जाएगा। कुल संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुल संवेग में परिवर्तन। यहां तक उतारो। इसके बाद हम आगे इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक उतारो, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
इसके बाद देखते हैं डेल पी हमको निकालना है। डेल पी का मतलब होता है कुल संवेग में परिवर्तन। डेल पी का मतलब होता है कुल संवेग में परिवर्तन। डेल पी एक्स का मान क्या है? डेल पी एक्स का मान है 2m वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, अपॉन क्या है 2m प्लस 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 सर डेल पी वाई, सर डेल पी वाई क्या है? सर डेल पी वाई है 2m, सर 2m वी वाई स्क्वायर, ये अपॉन में 2 नहीं है, अपॉन में एल है। ध्यान रखना है टर्म को सभी को। 2m वी जेड स्क्वायर अपॉन अपॉन में है एल। अब इन तीनों टर्म से आपको क्या नजर आ रहा है? सर इन तीनों टर्म में हमें कॉमन नजर आ रहा है। सर क्या कॉमन नजर आ रहा है? सर तीनों में 2 आ रहा है और तीनों में क्या आ रहा है? एम सभी में सेम आ रहा है। और अपॉन में क्या आ रहा है? सर एल सेम आ रहा है। और अंदर में सर क्वेश्चन में लिख लो वी एक्स स्क्वायर प्लस सर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। माना कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? वी स्क्वायर मान लेते हैं। बोलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डेल पी 2m वी स्क्वायर अपॉन एल, यहां तक। इसके बाद यहां तक उतारो, इसके बाद आगे कहानी को बढ़ाते हैं। बहुत ही इजी आसान है, एक एक टर्म बहुत इजी लेवल में आपको समझाई जा रही है। 1 बाय 1 एक एक टर्म कैसी आई, कहां से, एक एक केवल आपको संवेग समझ में आ गया ना, इसमें केवल संवेग की कहानी है। यहां तक तो क्या थी? संवेग की कहानी थी। अब आएगी अगले जो नेक्स्ट आएगी न्यूटन के नियम के अनुसार। किसके न्यूटन के नियम? आपने 11th क्लास में पढ़ा न्यूटन का द्वितीय नियम। किसके न्यूटन का द्वितीय? न्यूटन के नियम के अनुसार न्यूटन के नियम के अनुसार कुल संवेग में परिवर्तन, कुल संवेग में परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होता है। ये कौन कहता है? ये न्यूटन का नियम कहता है, न्यूटन कहता है। ये टर्म कौन कहती है? न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब एफ तो क्या यहाँ पर बाह्य बल है सर, एफ तो यहाँ पर क्या है? बाह्य बल। बल है क्या? सदिश राशि बराबर डेल पी, डेल पी। अब आप ये डेल पी का आप मान रखते हो, डेल पी का यहाँ पर मान पुट कर दो से, डेल पी का मान पुट कर दो, बाह्य बल आ जाएगा आपके पास। इसके बाद हम निकालेंगे दाब। 11th क्लास में एक ने आपने छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है, दाब क्या होता है? 11th क्लास में आपने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है, दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित दाब क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इकाई का मतलब 1, मात्रा 1। यहां पर मात्रा कौन सी एक है? एक ही दीवार की बात करते हैं। 6 दीवार है आपके पास। कितनी दीवार है? 6 दीवार है। या इकाई 6 दीवार है तो कितनी हो जाएगी? एल 6 स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 एल स्क्वायर हो जाएगी। कितनी दीवार है आपके पास? सर 6 दीवार है, तो क्षेत्रफल 6 का कितना होगा? एल 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 6 एल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लगाओ पॉइंट दाब। नेक्स्ट आपको क्या लगाना सर? दाब लगाना।
दाब को किससे लिखते हैं सर? दाब को पी से लिखते हैं सर। दाब को हम किससे लिखते हैं सर? दाब को पी से लिखते हैं। दाब इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब को पीछे लिख दिया, और इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित दाब क्या कहलाता है? आरोपित बल। इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो दाब पी, यहां पर बाह्य बल, बाह्य बल एफ का मान, यहां पर एफ का मान आप पुट कर दो और वेक्टर लगा देना। यहाँ ये पुट करना 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एफ, ये आ गया हमारे पास। तो 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एफ, ये आ गया। और अपॉन में क्या आएगा सर? अपॉन में आएगा 6L। ये ऊपर वाली तो अंश और हर क्या है? बराबर है, अंश और हर है, और नीचे वाली में नहीं है। इसमें अंश और हर दोनों बना देते हैं, तो एक इस प्रकार से बनेगी, ये बनेगी 2m वी स्क्वायर अपॉन 6L क्यूब बन जाएगी। सर यहाँ पर एल क्यूब का मतलब है एल इंटू एल इंटू एल। सर ये क्या बन गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या बन गई? क्या बन गई सर? ये आयतन बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? आयतन भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर? आयतन भी लिख सकता हूं। तो P बराबर क्या आ जाएगा? 2m v, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, और कैपिटल V आ जाएगा। इस V का मतलब है वेग, जो मुड़ा हुआ है, जो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, इसका तो मतलब है सर वेग। इसको ऐसे ही लिखना है, मुड़ा ऐसे मन लिख देना आप सीधा, ये मन लिख देना आप व्यक्तिगत, ये गलत हो जाएगा आपके, मुड़ा हुआ लिखना। और कैपिटल V किसको व्यक्त करता है? यहाँ पर आयतन को व्यक्त करता है। इसके बाद देखना नेक्स्ट, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? यहाँ पर 6 और, यहाँ पर 6 और है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और कितना है? ये 3 आएंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं P बराबर, P का मतलब दाब और V का मतलब आयतन, 1/3 m वी स्क्वायर। सर गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है के ई से लिखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को सर किससे लिखते हैं? के ई से लिखते हैं। सर ये क्या होती है? ये होती है 1/2 m सर वी स्क्वायर होती है। तो मैं क्या करूं? ऊपर वाले समीकरण में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। ऊपर वाले समीकरण में मैं इस प्रकार से परिवर्तन कर दूं कि P का मतलब दाब, V का मतलब आयतन, और 1/3 मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं? 2 से गुणा कर, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, दोनों को काटने पर क्या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखें, आगे ध्यान से देखना, वी स्क्वायर, तो 1/2 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और यहां पर ये क्या बन गई सर? ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, बन गई गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा के रूप में क्या आ गई? गैस की अणुगतिक जो समीकरण है, वो किसके रूप में? ये गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? गतिज ऊर्जा। यदि यदि बर्तन में n मोल गैस, यदि बर्तन में n मोल हो तो, n मोल गैस हो तो, यदि बर्तन में क्या हो? n मोल गैस हो तो यहां से इस समीकरण से ए दे देना इसको, और इसको आप क्या दे देना? बी दे देना। तो समीकरण ए से तो पीवी बराबर
ये लो, इसको समीकरण क्या दे देना, सी दे देना। यहां तक उतारो, ये आपकी आ गई 3 रूप में आई है। पहली समीकरण एक ये आई है ए, और दूसरी समीकरण बी आई है, और तीसरी समीकरण सी आई। इन तीनों को आपको उतारना।